हालांकि मैं इन दोनों नामों को ही ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। रीजन ये है क्योंकि यहाँ से काफी कुछ समझ आता है इस चैप्टर के बारे में खाली नाम से। आप रोटेशन भी बोल सकते हो इसको, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नाम से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। यस। सपोज अभी तक हम लोग बेटा एक पार्टिकल पढ़ते थे। ये एक पार्टिकल है हमारा। तो पार्टिकल के पास एक ही तरह की मोशन अलाउ थी, लीनियर। यस। ठीक है ना। और अगर ये पार्टिकल कहीं से बंधा हुआ है तो वो सर्कुलर मोशन में जा सकता था। ठीक है। यस। हम्म। और अगर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है ऐसे, और फिर रुकने के बाद वापस नीचे आ रहा है, और फिर ये ऐसे जा रहा है और फिर वापस ऐसे आ रहा है, ये एक पार्टिकल तीन तरह की मोशन ले सकता है बेसिकली। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। इसको बोलेंगे ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन। और ये हो गई आपकी ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन बोल देते हैं इसको। ये तीन तरह की मोशन एक पार्टिकल में अलाउड है। ठीक है। हो सकती हैं। यस। बिल्कुल हो सकती हैं। बात यह है कि ऑसिलेशन वाला पार्ट तो वैसे हमें पढ़ना बाद में, एसएचएम वगैरह में पढ़ेंगे हम इसको। सर्कुलर मोशन और ट्रांसलेशन हम पढ़ चुके हैं। राइट। यस। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं यहां तो मैंने सिर्फ पार्टिकल की बात की है ना, यहां पे तो मैंने पार्टिकल की बात की है। अगर मैं एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करूं तो सर क्या मतलब है सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलने से? सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलने से मेरा मतलब है, सपोज मेरे पास ये बॉडी है ना। इसका एक पार्टिकल मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, एक ये आइडेंटिफाई कर लिया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि इसमें और पार्टिकल ही नहीं है। होंगे ना। मैंने ऐसे यस। मार्क कर लिए इसको 1 और 2 करके। ये इनकी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है। अब कुछ टाइम बाद हम आके देखते क्या है कि ये पार्टिकल, ये बॉडी, ये बॉडी क्योंकि हमारा हमारे टॉपिक का नाम है रिजिड बॉडी का मोशन। तो यस। ये बॉडी यहां से यहां मूव कर गई है। मूव कर गई है। अब जब ये मूव कर गई है तो ऑब्वियसली यहां पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया दोबारा इस बॉडी को, तो ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन हो गई। ठीक है। अब हम क्या पाते हैं कि जो वन फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल के बीच की लाइन थी वो ये थी, और अभी भी इनके बीच की लाइन ये है। यस। ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल बनी हुई है, ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल बनी हुई हैं, तो इस बॉडी ने कैसा मोशन किया है? ट्रांसलेशन। बात समझ आ रही है? यस। हाँ। इस बॉडी ने ट्रांसलेटरी मोशन किया है। मैं पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अब नहीं समझा रहा हूं, मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। अब यहां पे एक पार्टिकल तो नहीं था ना, यहां पे कई सारे पार्टिकल हैं। यस। तो उसके व्यू से हमने इसको समझा कि किसी भी कि कोई रिजिड बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? थियोरेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी दो पार्टिकल के बीच की जो जॉइनिंग लाइन है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है। ये बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया। फिर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास फिर से कोई रैंडम बॉडी है। मैं थोड़ा इसको ऐसा बना लेता हूं कि मेरे लिए दोबारा बनानी इजी हो जाए। ठीक है। ये कोई बॉडी है बेटा, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। और फिर मैं देख रहा हूं कि मैंने इसको इस जगह से फिक्स कर दिया। क्या कर दिया मैंने? फिक्स कर दिया मैंने। फिक्स। मैं लिख नहीं रहा हूं इसे, फिक्स है ये, यहां से ऐसे दूर लिख देता हूं। फिक्स। और अब मैं क्या देख रहा हूं कि ये बॉडी ने कोई मोशन लिया है और ये अब ऐसी हो गई है। ठीक है। मैं मैं उस लाइन को ऐसे खींच देता हूं। वो जो लाइन थी जिसको मैंने अभी देखा था कुछ देर पहले, यानी ये वाली, और अब जो लाइन है वो फाइनल पोजीशन पे यहां पर है। अगर इन दोनों लाइन के बीच में क्या है? एंगल थीटा है। ठीक है। यस। ये थीटा है।
क्या ये थीटा तभी मेंटेन हो पा रहा है जब वो बॉडी कहीं ना कहीं से फिक्स है बेटा? ठीक है, तो एक पॉइंट का फिक्स होना बहुत जरूरी है अगर आप बॉडी को रोटेशन बोलना चाह रहे हो तो। प्राइम मोस्ट कंडीशन है। ठीक है, Yes, sir. ये बात यहां से ऑब्जर्व हो रही है क्लियरली? Yes, sir. बहुत बढ़िया। यहां से हम देख पा रहे हैं कि सपोज मैं कुछ एक पार्टिकल मार्क कर देता हूं, व्हाइट कलर की बजाय कोई और कलर ले लेता हूं। मैंने एक, दो, तीन पार्टिकल मार्क कर दिए। अब वो तीनों यहां पर है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा बाय टी, Yes, sir. यही होता है। Yes, sir. क्या तीनों पार्टिकल्स ने सेम एंगल सेम टाइम पे कवर किया है? Um, तो मैं क्या कह दूं, पूरी बॉडी की ओमेगा सेम है? yes, sir. ओमेगा सेम है। तो ध्यान रखना कि अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेशन में है तो उस पूरी बॉडी की एंटायरली ओमेगा सेम होती है, कांस्टेंट होती है। ओमेगा कभी चेंज नहीं होती अलग अलग पार्टिकल के लिए। ओमेगा पूरी बॉडी का फंक्शन है, पार्टिकल का फंक्शन नहीं है अगर बॉडी रिजिड है तो। क्या सर, थोड़ा सा ये थोड़ा इसको डिटेल कर दो प्लीज। ये बॉडी अगर रिजिड नहीं होती ना Hmm. तो कैसी होती? रिजिड नहीं होती तो फ्लेक्सिबल हो सकती थी, Yes, sir. और फ्लेक्सिबल अगर ये हो जाती तो ऐसे समझो कि ये वाली जो बाउंड्री है, शायद ये बाउंड्री कुछ अगर घूमते टाइम थोड़ी लेंथी हो जाए या एक्सपेंड कर जाए। Um, और अगर ये एक्सपेंड कर जाएगी तो हर पार्टिकल क्या सेम एंगल कवर कर पाएंगे? नहीं. नहीं कर पाएंगे। इसलिए चैप्टर का नाम स्टार्ट कहां से किया गया? रिजिड बॉडी से। Rigid body motion. रिजिड बॉडी में रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ही क्या है, आप कहीं लिख लेना। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन होती है कभी भी दो मार्क्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अलग नहीं हो सकता, डिफरेंट नहीं हो सकता, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये होती है रिजिड Yes. बॉडी। और अगर वो डिस्टेंस बढ़ सकता है या कम हो सकता है तो फ्लेक्सिबल बॉडी है। Um, बट हम इस टाइम, और कोई बॉडी आइडियली रिजिड नहीं होती है, हर बॉडी फ्लेक्सिबल हो सकती, बिल्कुल होती है, कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? आइडियली रिजिड बॉडी पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। yes, sir. ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी हमने आगे के एक चैप्टर के लिए छोड़ रखी है, सॉलिड्स, इलास्टिसिटी जिसका नाम है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं इन तीनों पार्टिकल की बात करूं बेटा, जिनको मैंने 1, 2 और 3 नाम दिया है, क्या V इज इक्वल टू आर ओमेगा ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है? Yes, sir. फॉर अ पार्टिकल तो करता ही है, Um, फॉर अ पार्टिकल हमने पढ़ा है। तो आर क्या तीनों पार्टिकल की अलग अलग है? um, रेडियस तीनों सर्कल के अलग अलग है। yes, sir. तो क्या लीनियर स्पीड तीनों सर्कल की अलग अलग हो जाएगी? Um, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, कि yes, sir. रिजिड बॉडी पे डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट लीनियर स्पीड्स होती हैं। ठीक है, Yes, sir. सर्कुलर मोशन अच्छा होने की वजह से इस चैप्टर का बहुत बड़ा सेक्शन अपने आप ही तैयार हो जाता है। लेकिन अब वो बातें पहले हम लोग कवर कर रहे हैं जो हम लोग अब ऑब्जर्व करना अलग से सीखेंगे रिजिड बॉडी के लिए। अब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये बॉडी, ये पूरी की पूरी ये वाली बॉडी, हमने इसका ट्रांसलेशन देखा ऊपर, Um, हमने रोटेशन की कंडीशन देखी, yes, sir. है ना? तो ऐसे ही रिजिड बॉडी जो है वो ऑसिलेट भी कर सकती है। कर सकती है कि नहीं कर सकती? Um, अच्छा, एक पार्टिकल भी ट्रांसलेटरी जा रहा था, रोटेटरी जा रहा था, ऑसिलेट कर सकता है। और एक yes, sir. रिजिड बॉडी भी स्ट्रेट जा सकती है, रोटेट कर सकती है, ऑसिलेट कर सकती है। Um, ये बात ध्यान रखना। मैकेनिक्स को बेसिकली कुछ जो बहुत मास्टर लोग होते हैं वो इसी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, फॉरेन ऑथर्स खासकर। वो सिर्फ और सिर्फ दो सेक्शंस में पढ़ते हैं इसको, पार्टिकल सिस्टम एंड बॉडी rigid सिस्टम, body. रिजिड बॉडी सिस्टम। तो ये भी एक तरह का क्लासिफिकेशन होता है जिसमें एंटायरली चीज डिवाइड हो जाती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये स्टार्टिंग में ही ये सारे टॉपिक कवर करने जरूरी हैं, क्योंकि
फिर चैप्टर इन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है, ये हर फॉर्मूले में दिखेगा आपको। ये है क्या, पहली बात तो क्या इससे इंटरेक्शन आपका पहले भी हो चुका है? Yes, sir. बिल्कुल हो चुका होगा। आप इसको लेके क्या इमेज रखते हो कि ये है क्या चीज? सिंबल आई है। जो भी आपके दिमाग में फ्रैंकली बताना, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। हम्म, ऐसा तो कुछ भी अभी याद नहीं आ नहीं याद आ रहा ना, उसका एक रीजन मैं बताऊं, क्योंकि हमने कभी भी इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को जानने की कोशिश नहीं की, रहा। Yes, sir. हमने सिर्फ इसका फॉर्मूला रटा है। हाँ, मैं आज इसका तुम्हें फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा सा फील कराता हूं, देखो इस बात को समझो। ये एक एम मास का ब्लॉक है, हम्म, एम मास का एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को मैंने मेल्ट किया, मैंने शेप देनी है अलग अलग, मैं फाउंड्री वर्कर्स के पास ले गया इसको, जो इसको फोर्जिंग वगैरह करके अलग अलग शेप दे देंगे। yes, sir. तो मैंने एक शेप इससे बनवाई, एक पतली सी छोटी सी चेन ऐसे, और उसके साथ में एक बहुत बड़ा सॉलिड बॉब, टोटल इसी का बना है सारा, ठीक है। Yes, sir. और फिर मैंने एक क्या बनवाया, मैंने बनवाए एक व्हील या रिंग आप बोल दो, है ना, बट व्हील बोलूंगा क्योंकि व्हील से मैं उसको थोड़ा सा घुमा पाऊंगा हाथ पे रख के। तो ये दो चीज मैंने बनवाई, ये है मेरी शेप नंबर 1। भाई मैं कुछ भी बनवा सकता था, मैंने ये बनवाया शेप नंबर 1, और ये है शेप नंबर 2। Yes, sir. हम ब्लाइंडली इसके फॉर्मूले याद करते हुए आगे चलेंगे, पहले समझे तो इसे इसेंस क्या है। शेप नंबर 1, शेप नंबर 2। अब मैंने क्या किया कि मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने ऐसे घुमाने की कोशिश की, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे, ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसको मैंने ऐसे पकड़ा अपने हाथ में और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाने की कोशिश की, Yes, ठीक sir. है। और मैंने एक्सपीरियंस किया कि सपोज मेरी बॉडी से 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हुआ तब ये बॉडी घूमी है। हम्म, और फिर वही मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इसको इसको ऐसे, इस पूरे व्हील को ऐसे एक हाथ पे रखा और दूसरे हाथ से इसको ऐसे घुमाने की कोशिश की। yes, sir. पॉसिबल तो है ना, बिल्कुल हाँ, पॉसिबल है। और मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं इस बार मेरी बॉडी से 5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हुआ। yes, sir. मैं एक रैंडम तुक्का मार रहा हूं बेटा। तो लेकिन हाँ आया डिफरेंस, तो ये क्या था, ये था तो एम मास ही। हाँ, और मैं आपको इवन ये भी अश्योरिटी दे रहा हूं कि ये रेडियस भी सेम है, ये रेडियस भी अलग नहीं रखा है मैंने कि ये डिस्टेंस yes, ज्यादा sir. कम ज्यादा कर दिया हो। मैंने जब रेडियस भी सेम रखा, मास भी वही है, ज्योमेट्री अलग कर दी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट, ये डिफरेंट, इधर 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है मेरी बॉडी से, इधर 5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट। ये जो फोर्स एक्सर्ट करने की बात मैं कह रहा हूं, ये फोर्स कौन सा है? ये फोर्स लगा है जितना इस बॉडी ने रोटेट होने में रेजिस्टेंस दिखाया है, उस रेजिस्टेंस को अपोज करने के लिए वो फोर्स लगाई, वो है ये। Yes, sir. क्या ये बात सही है? हाँ, भाई मैंने जैसे घुमाया ये बॉडी रेजिस्ट कर रही थी रोटेट होने में, मेरी बॉडी ने yes, धक्का मारा, 10 न्यूटन लगाया और ये रोटेट कर गई, ये 5 में ही कर गई। तो कुल मिला के रेजिस्टेंस टू रोटेशन में बॉडी का मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ये मैटर करता है। हम्म, क्या मैंने जो बोला है तुमने नोट किया अभी? नोट करते हैं yes, बेटा, sir. इसको पेन डाउन करते हैं पहले, ठीक है। लिखते हैं कुछ ऐसा, वी ऑब्जर्व वी ऑब्जर्व दैट, यहां लिख देता हूं मैं 10 न्यूटन या 5 न्यूटन। वी ऑब्जर्व दैट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और ब्रैकेट में लिख देना डिफरेंट ज्योमेट्री, डिफरेंट ज्योमेट्री Yes, sir. मैटर इन केस ऑफ रोटेशन। मैटर इन केस ऑफ रोटेशन, या इम्पैक्ट द रोटेशन, कैसे भी लिख सकते हो। Yes, तो ये sir. ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। अब
अब ये रोटेशन, ये रेजिस्टेंस टू रोटेशन, रेजिस्टेंस, ये ऐसे लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस टू रोटेशन, रेजिस्टेंस टू रोटेशन of any body, of any body is called moment, is called its moment of inertia, is called its moment of inertia. इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जिस बॉडी का जितना हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बॉडी उतनी ज्यादा रोटेट करने में रेजिस्टेंस देगी, Yes, sir. उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम भी करेगी। हाँ. गुड, उतना ज्यादा बॉडी को रोटेट करा रहे हैं ना, लीनियर तो नहीं ले जा रहे, रोटेट करा रहे हैं, तो उतना ज्यादा टॉर्क लेगी, वो फोर्स नहीं लेगी, इतना ज्यादा टॉर्क लेगी। ठीक है, फोर्स तो लीनियर बॉडीज में लगता है ना। हाँ. ठीक है, समझते चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ आया हमें। तो अब जैसे हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था 3 केसेस में, है ना, Yes, पॉइंट sir. मास सिस्टम और टू मास सिस्टम, एन मास सिस्टम एंड कॉन्टिन्यूस बॉडीज, है ना, कॉन्टिन्यूस बॉडीज। हाँ. यहां पे भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, यहां आप बोल दो ओनली पॉइंट मास, या 1 पॉइंट मास, यहां एन पॉइंट मास। जब मैं पॉइंट मास बोल रहा हूं तो मेरा मतलब पार्टिकल स्टडी से, जब मैं कॉन्टिन्यूस बॉडी बोल रहा हूं तो मेरा मतलब रिजिड बॉडी की स्टडी से। Yes, sir. आप ऑब्जर्व करोगे हम पहले से ये सारी चीजें लेते हुए चल रहे हैं, यानी हम पार्टिकल और कॉन्टिन्यूस बॉडीज को साथ लेते हुए चल रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो 1 पॉइंट मास में, 1 पॉइंट मास में कुछ खास नहीं करना, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बॉडी है, ये रही एम मास की, और ये ऐसे रोटेट कर रही है इसके अबाउट, ये डिस्टेंस आर है सपोज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सीधा सीधा बन जाता है यहां से एम आर स्क्वायर। ठीक है, Yes, कोई sir. डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने एम वन आर वन प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2 लिखा था सीधा, ऐसे ही डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक पार्टिकल का। सिमिलरली यहां पे अगर n पॉइंट मास हो जाएंगे तो कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं होगा, NMR square. हाँ बिल्कुल, वो ऐड होते चले जाएंगे, सिंपल। सपोज ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे एक पार्टिकल है m और ये है r, 1 1 ले लेते हैं इसको, 1 1। ऐसे ही दूसरी बॉडी है इधर, ये M2 है, ये R2 है, एक और ले लेते हैं, ऐसे ही M3 है और R3 है। तो I नेट जो इस टोटल सिस्टम का होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर, I2 हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर, बस सिंपल, और I3 हो जाएगा M3 R3 स्क्वायर। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं सारा, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे बाद में। Yes, sir. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सबसे पहले लेने का फायदा ये है कि आगे आने वाली हर न्यूमेरिकल में ये सिंबल आएगा ही आएगा, वर्ड यूज होगा ही होगा, हर फॉर्मूले में है। तो हर दूसरा क्वेश्चन जो होगा रोटेशन का वो अपने आप में इस टॉपिक का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये 1 पॉइंट मास, ये n पॉइंट मास। अब हम आ रहे हैं कॉन्टिन्यूस बॉडीज पे।
सेंटर ऑफ मास में कॉन्टिन्यूस बॉडीज हमारी कितनी तरह की थी? काफी थी। जैसे एक रॉड था, है ना, Yes, डिस्क, sir. रिंग, Mirror. हाँ, काफी सारी थी। मैं सिर्फ मोटा मोटा उठा रहा हूँ यहाँ पे। हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, ये सब तो जिनको डायरेक्ट याद किया था ये वो थे। Yes, sir. हाँ, इनका सेमी वेमी कर लो तो अलग अलग हो जाएगा। बाकी हाँ. सिमेट्रिक होगा तो सेंटर पे हो जाता था, सेंटर ऑफ मास। Yes, sir. हाँ, तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले इजी कंडीशंस लेंगे, वरना ये स्टार्टिंग में ही बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देखो, मैं ले रहा हूं सबसे पहले एक रॉड। मैं रॉड पे चल रहा हूं, तो रॉड के लिए मैं डिराइव कराऊंगा, बाकी के लिए मैं डिराइव नहीं कराऊंगा, याद रखने का तरीका बताऊंगा। नहीं तो सिर्फ Yes, sir. डेरिवेशन ही करते रह जाओगे अगले 4-5 क्लास तक। फिर हमारे पास ये एक रॉड है। अब ध्यान रहे कि मैं जो देख रहा हूं ये टॉप व्यू है रॉड का, टॉप व्यू, ठीक है। और बोलूंगा मैं इस चीज को फ्रंट व्यू के नाम से, यानी जो बंदा यहां खड़ा होकर इसको सामने से देख रहा होगा उसके हिसाब से बोलूंगा मैं इसको। देखो, Yes. क्या मतलब है सर आपके इस बात का? अगर मैं ये बोल रहा हूं आई, ये आई हो गया सिंबल। आई के साथ ध्यान रहे हमेशा दो सबस्क्रिप्ट आएंगे, सिंगल वो नहीं लिखा जाएगा। मैंने क्या बोला है? आई के साथ दो सबस्क्रिप्ट आएंगे। एक सबस्क्रिप्ट ये बताएगा कि वो किस एक्सिस से पास हो रहा है। कौन? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और दूसरा ये बताएगा कि वो किस पोजीशन से पास हो रहा है। सर थोड़ा इसको इलेबोरेट करो। मैं भी Yes. करता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो आप, कोई इसमें नई चीज नहीं है। बेटा एक बात बताओ कि अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को ऐसे पास करा दूं तो इस बॉडी का ऐसे रोटेट होना पॉसिबल है? Yes, sir. है ना, बिल्कुल है। क्या मैं इस बॉडी को अगर वाई एक्सिस से पास करा दूं तो इस बॉडी का ऐसे रोटेट होना पॉसिबल है? हाँ. बिल्कुल। क्या अगर मैं बॉडी को, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, वाई से अगर मैं पास करा दूं, वाई से, एक मिनट ये हट जाने दो जरा, हाँ, ये वाई से अगर पास करा दूं तो बॉडी का ऐसे रोटेट होना पॉसिबल है? Yes, sir. सही बोला अभी। अगर मैं जेड से पास करा दूं तब ये बॉडी ऐसे रोटेट हो सकती है? Yes, sir. 3 रोटेशन देख ली तुमने। हाँ. इसलिए मुझे ये पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। पोजीशन बताएगा कि हम x y या देखो, z हाँ, एक्सिस ये एक्सिस बताएगा कि ये इससे गई है, इससे गई है या इससे गई है, ठीक है. ठीक है। Yes, अभी, sir. हाँ, अभी ध्यान से सुनना एक बात और, क्योंकि मैं जेड ले रहा हूं सपोज, तो मैं ये निकालने में इंटरेस्टेड हूं, इसके अबाउट निकालने में इंटरेस्टेड हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? जेड। Yes, sir. लेकिन पोजीशन अभी भी डिफाइन नहीं है। हो सकता है कि मैं यहां से पास करा दूं इसको, जेड तो अभी भी है लेकिन क्या चेंज हो गया? पोजीशन. हो सकता है मैं यहां से पास करा दूं इसको, हम्म. जेड तो अभी भी है बट क्या चेंज हो गया? पोजीशन. पोजीशन। आप इसको एक सिलेंड्रिकल रॉड मानना, ठीक है। ये Yes, दिख sir. आपको स्क्वायर टाइप की रही है, आप इसको अगर आप इधर से देखोगे तो ये आपको ऐसी दिखेगी सामने, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है, ठीक है। Yes, sir. तो ऐसा मानते हुए चलो, मैं जो बोल रहा हूं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम सही करनी है तो। मैं, आप बताना आंसर, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो आई जेड तो रहेगा, क्या पोजीशन चेंज हो गई? हाँ. क्या आई अभी भी जेड है, पोजीशन चेंज हो गई? Yes, sir. क्या आई अभी भी जेड है, पोजीशन Change चेंज हो, हो गया. कितनी चेंज हुई? इतनी चेंज हुई है Yes, sir. है ना। और पहले के कंपैरिजन में इतनी चेंज हुई है, हाँ. चेंज हुई है। वेरी गुड। Yes, sir. सिलेंडर, ये अगर बॉडी सिमेट्रिक है तो उसका सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा। Enter पे. हाँ. तो अगर किसी क्वेश्चन में आपके सामने ये लिखा हुआ है IZCOM, तो उसका, माय डियर, ये मतलब होता है कि वो जेड एक्सिस से पास कर रहा है पर सेंटर ऑफ मास से होते हुए। Yes, sir. अगर यहां पे COM ना लिखा हो, और या ऐसे बताओ बॉडी यहां से पास कर रही है तो तब क्या ये जो लिखा है ये सही हो जाएगा? नहीं. नहीं होगा ना। तब क्या लिखेंगे? IZ कॉमा एक्सट्रीम एंड, यहां पे लिखेंगे EE एक्सट्रीम एंड, ठीक है। Yes, sir. अब आप कहोगे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड सर?
उसमें मत कंफ्यूज हो। वो आप वो क्लियरिटी चलेगा, वो बताएगा राइट हैंड एक्सट्रीम या लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम। ठीक है। Yes, sir. पहले मैं आपको इसको पढ़ना सिखा रहा हूं कि इसको पढ़ना कैसे है। Hmm. समझ आई बात? कल को अगर ऐसा हो, ऐसे पास हो रहा है, इस एक्सिस में पास हो रहा है, Y. तो आप लिखोगे आई वाई, लेकिन सेंटर ऑफ मास से ही हो रहा है ना, COM। हाँ. कल को अगर यहां से हो रहा है तो आप लिखोगे आई वाई वन ऑफ एंड या एक्सट्रीम एंड, ई। ठीक है ना, ये मैंने खुद ही अपने नाम अपने हिसाब से दिया, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, Yes, वेरी sir. गुड। कल को यहां से पास हो जाए जो कि सेंटर ऑफ मास से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो आप क्या बोलोगे? आई वाई कॉमा 5 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। Yes, sir. एम आई क्लियर? Yes, sir. पढ़ना आ गया ये? हाँ. शाबाश शाबाश। आगे चलते हैं। अब एक चीज याद रखो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो तो बाय डिफॉल्ट ये ही समझना। Yes. अगर कुछ भी ना डिफाइन किया हो तो बाय डिफॉल्ट ये ही समझना, और अगर बोला हो तब तो वो दे ही देगा। सर एक्सेस भी हमें हमेशा जेड 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 जेड, हमेशा जेड। ठीक है, अगर उसने नहीं दी है तो मतलब जेड। Yes, sir. ठीक है। अब मैं क्या कर, मैं तो अभी डिराइव करा रहा हूं, पहले मैं डिराइव करा रहा हूं रॉड के लिए। ठीक है, तो जेड मतलब आप ऐसे समझो कि सेंटर ऑफ मास यही तो होगा, हाँ. ये ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, मैं इसको बता रहा हूं ये है टॉप व्यू, लेकिन अगर यहां पे बंदा ऐसे सामने खड़ा होगा तो उसके लिए तो जेड हो गया ना ये। मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ये टॉप व्यू है, हाँ. ऊपर से देख रहा हूं तो ये टॉप व्यू है। लेकिन अगर यहां पे ऐसे कोई फ्रंट में सामने खड़ा होगा तो उसके ऐसे सोचो कि यहां पे कोई खड़ा है, उसकी आंखों में रेस जा रही हाँ. जेड भी हूँ. है ना, ये उस बंदे का हेड है जो खड़ा है। समझ आ रही है बात? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं. ठीक है, तो मैं ये इस एक्सिस को अभी जेड बोल रहा हूं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई चेंज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बंदे के अकॉर्डिंग सोचो ना, ये जब देख रहा होगा तो वाई तो दिखेगा ही नहीं आपको। ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स इसके लिए। Yes, sir. वाई कैसा हो जाएगा? आउटसाइड द स्क्रीन एंड इनसाइड द स्क्रीन, Outside. दोनों हो जाएगा ना। नहीं समझ आ रही बात? नहीं. नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे समझो। ये कोई पर्सन खड़ा ही उसका हेड है बेटा, तो उसका Yes, पैर sir. तो नीचे होगा ना, जो आपको हाँ. दिख नहीं रहा होगा। हाँ. ठीक है, तो उसके लिए एक्स क्या होगा? ये हो जाएगा। हाँ. जेड कैसे होगा? उसकी आंखों के अंदर आ रही होगी रेज या उससे दूर जा रही होगी। Yes. वाई कैसा होगा? ऊपर जाते हुए. क्रॉस या डॉट, हाँ. है ना, क्रॉस मतलब इनसाइड द स्क्रीन, डॉट मतलब आउटसाइड द स्क्रीन। Outside the screen. तो Yes. हम उसको वैसे दिखा सकते हैं, यानी हम यहाँ पे वाई प्लॉट नहीं कर सकते, हाँ. है ना, या तो क्रॉस या तो डॉट से दिखाना पड़ेगा। क्रॉस मतलब इनसाइड द स्क्रीन, डॉट मतलब आउटसाइड द स्क्रीन। Right. ठीक Yes, है, sir. ओके, वेरी गुड। तो अभी मैं उसके लिए क्या बोल रहा हूं, ये एक्सिस इस बंदे के लिए जेड है। हम्म. ठीक है, इतना क्या दिमाग में? आगे चलते हैं। Yes, sir. इसको लेके कंफ्यूजन, ये तो है ही नहीं कोई कंफ्यूजन। सेंटर ऑफ मास यहां पे रहेगा बॉडी का, क्योंकि सिमेट्रिक है। Yes, sir. सिमेट्रिक है, तो हम कहते हैं कि जैसे हमने वहां पे क्या ले लिया था, छोटा सा एलिमेंट लिया था, ऐसे हमने यहां भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, जिस एलिमेंट को हमने क्या बोला? डीएम, और ये उसकी छोटी सी लेंथ हो गई डीएक्स। डिराइव करा रहा हूं तो ये सब मेरे को मटेरियल लेना पड़ रहा है। ठीक है, यहां से यहां इसका हो गया ये +L/2 डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो गया -L/2। सर, हम लोगों ने एक 1 पॉइंट मास सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा, Yes, sir. N पॉइंट मास सिस्टम के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, बट अपने कंटिन्यूस बॉडी का कोई तो फॉर्मूला ही नहीं दिया है कि नहीं? Yes, जैसे sir. सेंटर ऑफ मास में कंटिन्यूस बॉडी का फॉर्मूला था, याद आ रहा है? इंटीग्रल R dm हाँ. अपॉन इंटीग्रल dm। DM. ऐसे Yes. यहां भी होता है, ऐसे यहां भी है, इंटीग्रल dm r स्क्वायर, ये फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूस बॉडी का। ठीक है, Yes, sir. अब क्या करने जा रहे हैं, इसको अप्लाई करेंगे यहां पे। तो
मुझे निकालना है आई, और मैं छोटा सा एलिमेंट लिया है और कॉन्टिन्यूस बॉडी है, तो फॉर्मूला लगा दिया इंटीग्रल डीएम आर स्क्वायर। अब सब कुछ एक्स एक्सिस में, तो आर क्या है, एक्स है, तो यहां पे ये फॉर्मूला क्या हो गया, इंटीग्रल डीएम एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब याद करो फिर से वही बात कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है जब तक ये एक्स में ना आ जाए, इसका एक्स में आना बहुत जरूरी है। तो इसको एक्स में लाने के लिए हम फिर से वही खेल खेलेंगे जो हमने रॉड के टाइम पे खेला था, लैम्डा को इंट्रोड्यूस करेंगे। याद आ रही हो बात ये, लैम्डा को? तो लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। एक ड्रॉप की वही डेंसिटी जो पूरे वाटर बॉटल की, तो मास पर यूनिट लेंथ अगर पूरी ज्योमेट्री का वही, तो छोटे से मास का भी तो उसी रेशियो में होगा। वेरी गुड। तो यहां से मैं बोल सकता हूं लैम्डा dx इज इक्वल्स टू dm, बोल सकते हैं। काम तो छोटे में निपट गया ये। ओके, उठा के कहां डाला डीएम की इस वैल्यू को, इंटीग्रेशन के अंदर। तो ये हो गया लैम्डा एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स स्क्वायर डीएक्स। सिंपल, लैम्डा को ले लो बाहर, अंदर बचा एक्स स्क्वायर डीएक्स, वो हो गया एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट प्लस एल बाय 2 से माइनस एल बाय 2। कोई कोई बच्चा कहता है कि सर हम यहाँ जीरो से ले ले, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तब जीरो से एल हो जाएगी लिमिट। भाई बात समझ, अगर कोई यहां पे ले ले, इस ओरिजिन को यहां पे ले ले, तो लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से एल हो जाएगी। लेकिन तब आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो किस एंड के अबाउट आएगा, वो तो आप एक एंड के अबाउट निकाल रहे हो ना, फिर एक्सट्रीम एंड, पोजीशन चेंज हो गई ना। वो काम अभी तुमसे करवाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ। तो इस वैल्यू को जब यहां पे डालोगे तो लैम्डा तो बाहर हो गया m बाय एल। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, 24। सोचो सोचो कैसे हो गया, समझ में आ जाएगा अभी। हो गया, नहीं हुआ अभी? हो गया। ठीक है, टाइम ले लेती थोड़ा है, कोई नहीं। बस अब इसको सॉल्व करो तो 24 24 2, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 224 कटेगा, ml स्क्वायर बाय 12। क्या आया ये IZCOM आया है, एक कॉन्टिन्यूस रॉड का, भूलना मत कभी इसको, इतना ज्यादा यूज है इसका। यहां से अगर मैं इसको डिराइव करूंगा तो सब कुछ वैसा ही चलेगा, लेकिन बस लिमिट चेंज हो जाएगी, जीरो से एल, जीरो से एल हो जाएगी, अंदर एक्स क्यूब बाय 3। अब ये वाला पार्ट चेंज होगा, तो m बाय एल बाहर इंटू एल क्यूब बाय 3। तो एल से एल तो खत्म हो गया, तो यहां पे बचा क्या, ml स्क्वायर बाय 3 बचा। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कहां से निकाला हमने अभी, किसका निकाला, रॉड का एक्सट्रीम एंड पर। तो ये इसका आंसर IZCOM नहीं होगा, IZ एक्सट्रीम एंड, ई लिख देते हैं, एक्सट्रीम एंड। ठीक है, ये याद रहेंगे, शाबाश। अब मैं तुम्हें इन बाकियों को याद रखने का तरीका बताता हूं। ठीक है, ये आपको किसी बुक में मिलने नहीं वाला है, क्योंकि ये हमारा खुद का इजाद किया हुआ तरीका है। चले देखेंगे क्या है। मैं यहां पे ज्योमेट्रीज लिख रहा हूं, शेप, और यहां पे उन शेप का लिखूंगा IZCOM, याद रहे IZCOM लिखूंगा। वो किसी और एक्सिस या उस शेप पोजीशन के अबाउट पूछेंगे तो सर हम कैसे बताएंगे, इसका तरीका अभी आगे बता देंगे। पहले आप लिखना शुरू करेंगे साथ साथ। पहला रॉड, पहली बॉडी रॉड है, फिर सेकंड है रिंग,
थर्ड है डिस्क, फोर्थ है हॉलो सिलेंडर, फिफ्थ है सॉलिड सिलेंडर, सिक्स्थ है हॉलो स्फेयर, सेवेंथ है सॉलिड स्फेयर। अब आपके पास यहाँ पे बनाने का स्पेस हो तो बना भी लेना। ठीक है, तो हम इसके अबाउट बता रहे हैं। इसके अबाउट अगर हम बता रहे हैं तो यहाँ पर आई जेड सी एम कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 12। 12। अब निकाल रहे हैं रिंग का। ठीक है, सर्कुलर यस। रिंग, ये रही हमारी रिंग। ठीक है, ये कैसे पास हो रहा है, जेड हमारे सामने फेस से। ठीक है, यस सर। अब फॉर्मूला बेसिक क्या पढ़ा था, एम आर स्क्वायर, हाँ। सीधा सीधा एम आर स्क्वायर। बेटा तरीका बता रहा हूं, देखिए याद रह जाएंगे साथ के साथ पूरे। ठीक है, यस सर। ये रिंग थी, अब क्या बनाई, डिस्क। एकदम अच्छे से नहीं बनी है बट काम चला लियो। ठीक है, डिस्क। ठीक है, ये डिस्क हो गई। अब डिस्क में कैसा, डी डिस्क में जरा नाम देखो, डाई सेक्शन क्या लिखा है, डाई सेक्शन। तो डाई सेक्शन का मतलब डिवाइड बाय 2। याद रखने का तरीका बस, एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। ऐसे ही सॉलिड सिलेंडर, नहीं हॉलो सिलेंडर है, पहले हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर ऐसे इमेजिन करो आप एक बात को कि हॉलो सिलेंडर बनेगा कैसे। एक रिंग के ऊपर काफी सारी रिंग रख दो, एक रिंग के ऊपर काफी सारी रिंग रख दो और उन सबको जोड़ के देखो एक साथ, क्या आपको हॉलो सिलेंडर इमेजिन नहीं होगा। तो हॉलो सिलेंडर की इमेजिनेशन आई किससे, रिंग से आई है। यस सर। तो जो हॉलो सिलेंडर का वही होगा जो रिंग का होगा, यानी एम आर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। सॉलिड सिलेंडर क्या, जिस तरह हॉलो सिलेंडर रिंग से बना है, क्या सॉलिड सिलेंडर डिस्क से बन सकता है। कि एक डिस्क के ऊपर 50 डिस्क रख दी मैंने तो सॉलिड सिलेंडर बन गया। तो डिस्क से आया क्या था, एम आर स्क्वायर बाय 2। तो सॉलिड सिलेंडर का क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। पहले मैं लिख लूं तभी ये फिगर बनाऊंगा इनके में। हॉलोस्फेयर, हॉलोस्फेयर और सॉलिड स्फेयर, भाई देखो मैं बताऊं, ऊपर जैसे सॉलिड स्फेयर तो खैर स्फेयर ही दिखेगा, वो तो कहीं से भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करा दो उसका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड स्फेयर याद कैसे रखा जाएगा, ये वैसे तो डेरिवेशन है बेटा, लेकिन मैं शॉर्ट में तेरे को दिखा रहा हूं ऐसे बना के। एस 2 टाइम्स एस लिखा है, तो ऐसा लग रहा है 2 2 बार लिखा है 5 को, है तो 2/5 एम आर स्क्वायर। भाई आई डोंट नो आप कैसे याद रख पा रहे हो इस बात को, लेकिन हंसी आएगी आपको समझने में, लेकिन याद रह जाएगा ये। हॉलोस्फेयर का बेटा मेरे कोई अंदाजा नहीं है कैसे बनता था, बट ये मैंने याद रखा हुआ 2/3 एम आर स्क्वायर। एक तो रख ही सकते हैं ना, जैसे सपोज ये डिस्क है, ये डिस्क का आपसे इसके अबाउट पूछा हुआ है ना। यस सर। ठीक है, तो अगर वो इस एक्सिस को थोड़ा सा भी शिफ्ट कर दे यहां से यहां पे, तो यानी तो आंसर तो ये तो नहीं रहेगा एटलीस्ट। ये नहीं रहेगा ना, नहीं। ये बात समझ आ रही है। चलो, तो जब वो ये शिफ्टिंग करेंगे ना, और शिफ्टिंग करके आपसे पूछेंगे, ध्यान है ये जेड है, ये जेड है सब में। हाँ, यानी आप यहाँ पे खड़े हो तो आपके सामने से जा रहा है ये। हाँ ठीक है,
Yes, अच्छा, sir. और आपके लिए y ये है, x ये है, क्लियर है? हाँ. हाँ, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर वो जैसे ये रॉड है बेटा, अब ये रॉड में ये आप यहाँ पे खड़े हो या रिंग में आप यहाँ खड़े हो, तो ये आपके सामने, ये y हो गया, ये x हो गया। अब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको ना मान करके इसको मानने लग जाए, तो आप कहोगे आंसर Yes. ये तो नहीं होगा सर। हाँ. एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको ना मान करके वो इसको मानने लग जाए, तो ये नहीं होगा सर। तो सर Yes. ये लिस्ट तो सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए ही वैलिड है, IZCOM के लिए। हाँ. लेकिन अगर बाकी पूछ लिया तो क्या करेंगे? बाकी अगर थोड़ा सा भी शिफ्टिंग कर दिया तो हम क्या करेंगे? Yes, sir. प्रॉब्लम है इसमें। तो हाँ. उस टाइम के लिए आपके पास थ्योरम्स हैं, मैं जो बताने जा रहा हूं, थ्योरम्स, दो थ्योरम्स हैं, दो थ्योरम्स। इफ लिखते हैं, इफ देयर इज एनी alteration, alteration in above position, then we must have take help of either of टू थ्योरम्स। इधर काट दो, टेक हेल्प ऑफ टू थ्योरम्स, क्योंकि कई बार दोनों भी लगती हैं। Yes, sir. एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नाउ व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम? ऐसे समझो इस बात को कि मेरे पास एक ऐसे ज्योमेट्री है, ठीक है, हाँ. और ये इसका जेड एक्सिस है, जेड। Yes, sir. आप यहां पे खड़े हो, ये जेड है, और आपसे इसकी बजाय एक ऐसे एक्सिस के अबाउट पूछ लिया, सेंटर ऑफ मास, जो इसके ठीक पैरेलल है, हाँ. ठीक है, Yes, वहां sir. ये काम करेगा। तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये डिस्टेंस देखना है, ठीक है। सपोज ये डिस्टेंस ए है, तो जो मैं इसके इसके अबाउट जो आई निकालते हैं उसको तो आई जेड लिखते हैं, Yes, sir. बट इसके अबाउट जो आई निकालेंगे मैं इसको नाम दे दे रहा हूं आई न्यू, ठीक है, न्यू मतलब नया, नई वाली जगह जहां से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको बोल रहा हूं आई न्यू इज इक्वल्स टू आई जेड प्लस एम इंटू ए स्क्वायर। बोलो, बात गई दिमाग में? Yes, sir. ए क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज ए? डिस्टेंस फ्रॉम COM, राइट। बोलो, ये बात समझ आई? Yes, sir. गुड। अब अगर मैं ये बोल दूं कि इसकी जगह दो, अब ये तो आई जेड है, अब ऐसे तो ये जितने भी केसेस होंगे सबके लिए थ्योरम काम कर जाएगी, Yes, sir. लेकिन जहां एक्सिस शिफ्ट किया, 90 डिग्री पे मारा, Hmm. वहां ये थ्योरम काम करनी बंद हो जाएगी। Yes, sir. तब आएगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। और जब दोनों काम कर दे तो दोनों, Hmm. तो आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। वेयर एक्स वाई एंड जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये मैं लिखने की जरूरत नहीं है, Yes. नहीं है, ठीक है ना। दिस थ्योरम only used in 2D bodies, 2D lamina bodies,
2D बॉडीज कौन कौन सी हो गई? डिस्क, रिंग, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हें उसी पे दिखेंगे, Yes, sir. डिस्क और रिंग टाइप की बॉडीज। कुछ एक सिचुएशन रखता हूं तुम्हारे सामने, अब हम प्रॉब्लम पे धीरे धीरे जंप करने जा रहे हैं। एक टॉपिक तुम्हें मैं होमवर्क में दे रहा हूं जो इसी से रिलेटेड है। जिस तरह मैंने तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन किया, मैंने सीधा एम आर स्क्वायर पे नहीं आ गया था मैं, हमने उसका Yes, पहले sir. एसेंस समझा, राइट? Mm. उसमें एक बात और ऐड करना कि जो काम मास करता है, जो काम मास करता है लीनियर ऑब्जेक्ट्स में, मास क्या करता है लीनियर ऑब्जेक्ट में, लीनियर मोशन में मास का एक ही काम है बेटा, क्या? रेजिस्टेंस टू मोशन। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। Yes, sir. रेजिस्टेंस टू बेसिक इनर्शिया जो हम बचपन में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस टू स्टेट ऑफ मोशन, ज्यादा बेटर क्या है? स्टेट ऑफ मोशन। बस इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? वो क्या करेगा? लीनियर नहीं, वो करेगा रोटेशन में, Rotation. रोटेशन में। बात एक ही हो गई ना? तो यानी कि मास का एंगुलर एनालॉजी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लीनियर एनालॉजी है मास। Mass. ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। बस इतना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड इंपैक्ट करता है या डिपेंड करता है, इज द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। आपको भी ये बात अगर समझ आ गई है ना, बहुत हद तक रोटेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बस एक एक जगह झटका और लगेगा, जैसे ही हम लोग एंगुलर मोमेंटम एंड रोलिंग में घुसेंगे। रोलिंग एक ऐसी स्टेट है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, कोई बात नहीं। रोटेशन के लिए प्राइम कंडीशन मैंने क्या बताई थी? बॉडी का एक जगह से फिक्स होना बहुत जरूरी है। Yes, sir. साइकिल, चलती हुई साइकिल रोटेशन का एग्जाम्पल नहीं है। चलती हुई साइकिल में क्या क्या टायर है? अब आप कहोगे सर टायर फिक्स तो एक जगह से, आप कैसे बोल सकते हो ये बात? अच्छा, अगर एक टायर को निकाल के मैंने ऐसे फेंक दिया, जैसे बच्चे रोड पे फेंक देते हैं और घूमता हो जाता है, आप उसे कौन सी मोशन बोलोगे? Circular. जैसे कोई बच्चा है, उसने उठा के इस टायर को ऐसे धक्का मार दिया, ठीक है, ऐसे धक्का मार दिया, तो ये ऐसा जाएगा घूमता हुआ, है ना? ऐसा ऐसा घूमता हुआ जाएगा। Yes. हाँ, घूमता हुआ जा रहा है ये अपना, बढ़िया। क्या इसका ये वाला पॉइंट फिक्स है अपनी जगह पे? फिक्स होता तो ये जाता क्या आगे? नहीं. नहीं है, फिक्स तो नहीं है। कौन सी यही यही है रोलिंग। रोलिंग है ये, इसको रोटेशन नहीं बोल सकते, ठीक है ना? सर्कुलर मोशन तो एक पार्टिकल अपने पाथ पे ले ही रहा है एंटायरली, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे, अगर आप यहां पे एक ऐसे सोचो कि ये ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे इस पोजीशन से इस पोजीशन और सेकंड यहां से यहां पे जितने पे भी है, ये फिक्स्ड पॉइंट इसका है ही नहीं कहीं पे एक्सिस ऑफ रोटेशन। Yes. कभी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, कभी ये है, कभी ये है। इसका तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ही शिफ्ट कर गया भाई। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन शिफ्ट करता है ना, उसी को जनरल मोशन बोलते हैं या रोलिंग बोलते हैं। सर कभी आप जनरल मोशन बोल रहे हो, कभी रोलिंग बोल रहे हो, इसीलिए कह रहा हूं अभी के लिए सब छोड़ दो, जब रोटेशन कंप्लीट होगा शुरू होगा। Yes. ठीक है ना? इसको खत्म होने के बाद में हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंप्लीट। इसीलिए मैंने इस चैप्टर का नाम रोटेशन नहीं बोला था। रोटेशन बोल देता तो बस वो वहीं तक स्टिफ रह जाता मैं, इसलिए बोलते हैं रिजिड बॉडी मोशन या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोशन। गुड, वेरी गुड। तो कुछ प्रॉब्लम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा। मेरे पास क्वेश्चन, मेरे पास एक डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है। मुझे निकालना है ये इसका सेंटर है, ये इस डिस्क का सेंटर है। यहां से ए डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से पास होता हुआ
मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए, लेकिन मैं इसको पूछूंगा तुमसे कैसे। ऐसे लिखूंगा मैं, आई जेड कॉमा एच क्वेश्चन मार्क। जब मैं ये बोलूंगा ना तब मैं ये नहीं दूंगा, ठीक है। यस सर। अब सर ये कितना है, रेडियस वगैरह बता दो। रेडियस आर ले लो, रेडियस आर ले लो। तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन आई न्यू जो हमसे पूछा है इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम या आई जेड सी ओ एम, पैरेलल ना उसके, तो में स्क्वायर। एम ए स्क्वायर, ए कितना है आर, यस सर। आर स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। एम आर स्क्वायर बाय 2, शाबाश, प्लस एम आर स्क्वायर, ये कैपिटल एम ही रखो इसको, एक दोनों एक ही रहेंगे, एम आर स्क्वायर कितना हो गया ये, 3 एम आर स्क्वायर बाय 2। वेरी गुड, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो उस लिस्ट को मैं क्यों खामखा इतना लंबा भरवाता, जब हम अगर कैलकुलेट करना सीख ही सकते हैं तो, जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई है, इसलिए वहां पे सिर्फ जेड सी ओ एम ही लिखवाया हमने, यस सर। ठीक है। अगेन बेटा ये डिस्क है, और मैं यहां पे लिख रहा हूं आई वाई वाई या आई वाई कॉमा एज क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा है मैंने, आई वाई कॉमा एज। तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले पिक्चर इमेजिन होनी चाहिए, ये आई वाई कॉमा एच क्या है, सोल्यूशन, फिगर बनाते हैं। एक तो ये z था, z ऐसा ही था, यस सर। y क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, हाँ। ये y हो जाएगा। यस सर। वैसे तो ये भी y बोल सकते थे, पर मैंने क्या बोला, एज, एज। एज मतलब ये एकदम छू के पास करता हुआ, ठीक है ये। तो मुझे इसके अबाउट चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि पहले हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी यूज होगी यहाँ पे, क्या आपको लगा ये, या मैंने बोला तभी लगा, या उससे पहले लग गया, उससे पहले ही लग गया। तो पहले तो हमें पता किसका, आई जेड का पता होता है ना, ये हमें नोन होता है ना। पहले मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा और फिर पैरेलल लगा के यहां शिफ्ट कर दूंगा। आप समझ गए स्ट्रेटेजी, शाबाश। तो लगाते हैं आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। वैसे भी 2D बॉडी है, 2D में परपेंडिकुलर लगता है। अच्छा, ये आप मेरे को बताओ, क्या आप ये सोच पा रहे हो कि अगर मैं इस बॉडी को चाहे इस एक्सिस के अबाउट डिवाइड करूं तो भी उतना ही मास दोनों साइड बचेगा, जितना मैं इस एक्सिस के अबाउट डिवाइड करूं तो बचेगा। तो क्या मैं आपसे ये बोल सकता हूं, अलाउ मी टू डू सो, क्या मैं बोल सकता हूं कि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। मैंने रीजन दिया है अभी 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 कि मैंने क्यों लिया, वेरी गुड। तो यहां से मैं ऊपर से बोल सकता हूं आई जेड इज इक्वल्स टू 2 आई वाई, बोल सकता हूं ना। यस सर। बहुत बढ़िया। तो आई वाई क्या हो गया, आई जेड बाय 2, और आई जेड डिस्क का होता क्या बेटा, एम आर स्क्वायर बाय 2, विच इज बन जाएगा ये एम आर स्क्वायर बाय 4। यस सर। शाबाश। तो आई वाई आ गया अब, और ये कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। अब मैं क्या करा दूं, शिफ्ट करा दूं, यानी ये जो आया है वो ये इसका आया है ना अभी। क्लियर है इतना। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं करा रहा हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है भाई, आई न्यू जो हमें निकालना है इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम, आई सी ओ एम प्लस एम ए स्क्वायर, एम ए स्क्वायर। ए यहां पे कितना है, अगेन आर है,
Yes. आईसीएम कितना एम आर स्क्वायर बाय 4 है। हाँ, आंसर बताओ। 5/4 mr². बहुत बढ़िया, 5/4 एम आर स्क्वायर। समझो, इन्हीं क्वेश्चन से समझना है आपको कैसे होती हैं चीजें भाई। Yes sir. अब मुझे इसी थ्योरम से अब Ix is equal to Iy सारी सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए रह सकता है ना? हाँ, जो टोटली सिमेट्रिक हो। हाँ, मतलब एक्स और वाई के अबाउट, जो दोनों के अबाउट सिमेट्रिक हो तभी। तो ये हमें क्वेश्चन में वो बताएंगे? ज्योमेट्री दी होगी आपको, बिना ज्योमेट्री के थोड़ी क्वेश्चन होगा, तो ज्योमेट्री से ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। जैसे स्क्वायर के लिए बात ठीक है, सर्कल के, डिस्क के लिए ठीक है, रिंग के लिए ठीक है, और किसी के लिए ठीक नहीं है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है। यस सर. हाँ, इतना तो आप सोच ही पा रहे हो। हाँ. और कुछ होगी तो जो ज्योमेट्री दिखी जाएगी। क्वेश्चन फिर से मैं एक रॉड ले रहा हूं भाई, वही रॉड जो हमने स्टार्टिंग में ली थी। स्टार्ट भी वहीं से कर रहे हैं टॉपिक, एंड भी वहीं पे करेंगे। मुझे आप बताओगे, मैं टॉप व्यू देख रहा हूं तो मेरे लिए फिर ये इसको मैं जेड बोल सकता हूं अगर मैं टॉप से देख रहा हूं तो ये वाई हो गया ना? अच्छा ठीक है, तो मतलब मेरे को तुझे ऐसे बोलना पड़ेगा। अभी ठीक है। यस सर. कोई नहीं, जैसे समझ जाए, ठीक है। इसके अबाउट आपको मालूम है कितना होता है? रॉड का ml²/12। ml²/12. ये Yes. दिया नहीं जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए हमेशा। वो जो लिस्ट बनवाई है वो बाय डिफॉल्ट रटी होनी चाहिए। ठीक है। Yes, अभी sir. तक कुछ बोला नहीं था रटने को, अब आ रहा है कंटेंट धीरे धीरे। ठीक है। अब वो कह रहा है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड कॉमा ई। अब आप कहोगे ये तो हमने निकाला था सर अभी पीछे, डिराइव किया था। मैं कह रहा हूं डिराइव मत करो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकालो। ठीक है. पैरेलल लगाना है ना तो ऐसे लगा दो, ये लगा दिया। ये कितना L/2 हो गया, तो फॉर्मूला क्या बना? वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला फॉर्मूला क्या बना? आई न्यू इज इक्वल्स टू आई जेड सी ओ एम। आई जेड मत बोलना कभी, आई सी ओ एम ओनली, अगर पैरेलल लगा रहे हो तो। क्योंकि अभी अभी आपने ऊपर किया, क्या आपने यहाँ पे जेड लिखा? नहीं. ये तो वाई था ना। यस. हाँ, गलत याद रह जाएगा तो कंफ्यूज करेगा बाद में। आई सी ओ एम ओनली प्लस एम इंटू L/2। ए स्क्वायर होता है ना, हाँ. तो ए कितना है यहाँ पे? L/2। L/2. आंसर बताओ मुझे कैलकुलेट करके। ये तो ml²/12 था। यस सर. ml²/3. आ गया ना? यही डिराइव करके भी आया था क्या? देखो। हाँ. बस। तो सर इतना लंबा आपने क्यों बताया मुझे, कान इतना लंबा क्यों पकड़वाया? तुझे भी पता है, अपनी फील हो रहा होगा तेरे को, मेरे को दोनों तरीके समझ आ गया। यस सर. यही तो चाल रहती है हमारी। गुड। ml²/3। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बट उससे पहले एक होमवर्क का टास्क। यस सर. तो 3 रॉड से बना है एक ट्रायंगल, तीनों रॉड का मास m, लेंथ l है। यहां पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, बीच में दी हुई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल, ये बताना है। Yes. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने तीनों रो इसको और ये तीनों को मैंने 1 2 3 ऐसे नाम दे दिया। ठीक है। तो किसी भी रॉड के अगर मैं एंड के अबाउट निकालूं तो कितना आएगा? ml²/12। Yes sir. ml²/12
12 एंड के अबाउट या सेंटर के अबाउट? सेंटर के के अबाउट सेंटर के अबाउट। सपोज ये आया है मेरा इसके अबाउट, ठीक है, ये इसके अबाउट आया है, मैं इस पॉइंट को डी नाम दे दे रहा हूं, ठीक है, तो ये आया ml²/12। अब ये बताओ, अगर मैं यहां से एक लाइन यहां पे ऐसे डालूं तो ये बाइसेक्टर, अगर ये 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल है, तो अगर ये इक्विलेटरल है तो ये तो 60 डिग्री होगा यस सर टोटल, तो ये 30 डिग्री हो गया। सेंट्रॉइड पे जा रहा है तो बाइसेक्ट करके ही जाएगा, सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे ही है, यस सर ठीक है, 30 डिग्री हो गया वहां से। अब अगर मैं ये देखूं कि ये वाली लेंथ जो है ये l/2 है, ये l/2 है, यस सर अच्छा, तो 10, ये इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, बन जाएगा। 10 30 कितना हो गया? परपेंडिकुलर ओवर बेस, यस सर ठीक है, तो मुझे यही तो निकालना है। इससे मेरा क्या है, इससे मेरा डिस्टेंस मिल जाएगा मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? सपोज मैं इसको नाम दे दे रहा हूं आर, तो आर क्या हो जाएगा, ये 10 30 क्या हो जाएगा, 10 30 इज इक्वल्स टू आर अपॉन l/2, यस सर l/2, तो r इज इक्वल्स टू l/2 इंटू 10 30 विच इज 1/√3, यस सर तो दैट बिकम्स r इज इक्वल्स टू l/2√3। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नो सर नहीं, ठीक है, तो अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लूं। अभी मैंने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हुआ है हमने ml²/12, वो इसी के अबाउट तो निकाला हुआ है। जब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा तो कहां से निकल जाएगा? यहां से निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। यस सर और वो खाली किस रॉड का निकलेगा? इसी रॉड का निकलेगा, अभी सब इसी का निकल रहा है। अभी मैं एक ही रॉड का तो निकाल रहा हूं, दोबारा समझो मेरी बात अगर कंफ्यूज हो, मैंने ये रॉड को टारगेट किया हुआ है खाली, ठीक है, मैं इसका नाम दे दे रहा हूं, मैं अभी किसको ले रहा हूं, BC रॉड को, BC, ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं, इस रॉड को 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3, ठीक है, तीनों रॉड का हो गया, यस सर ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, आई कितना है, ml²/12, ml²/12 प्लस m r², यस सर ठीक है, r कितना है, यहां से उठा के यहां रख दो, ये कितना आ गया, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। यस सर 12 प्लस m l/2√3 होल स्क्वायर, कितना आ रहा है ये, ml²/6 यस सर आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है, ml²/6 ये किसका आया है, ये इस रॉड का आया है ना, किसका, 1 का आया है, ये है 1, तो 1 का सेंटर ऑफ मास के अबाउट इतना आ गया, ऐसे ही 2 का आ जाएगा, वो कोई अलग है क्या, नहीं है, ऐसे ही 3 का आ जाएगा, यस सर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर नेट पूरे सिस्टम का निकालना हो वो तो टोटल ऐड होता है ना, क्योंकि मास है, मास तो स्केलर क्वांटिटी होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी तो सिंपल ऐड होती है ना। यस सर लॉजिक बता दिया क्या है, हाँ यानी ml²/6 इंटू 3, यस सर क्या बन गया, ml²/2, आंसर।